एक ऐसे साम्राज्य की कहानी जो तलवार की नोक पर बना था, पर जिसकी किस्मत लिखी गई एक सम्राट के दिल बदलने से। ये कहानी है मौर्य साम्राज्य की, भारत के पहले महान साम्राज्य की। एक ऐसी दास्तान जिसमें महत्वाकांक्षा है, जीत है और आखिर में एक नई सोच का उदय है। तो देखिए, हम यहाँ सिर्फ तारीखों और लड़ाइयों की बात नहीं करने वाले हैं। हम इस गहरे सवाल को समझने की कोशिश करेंगे कि एक साम्राज्य जो पूरी तरह से जीत और ताकत पर बना हो, वो अपनी आत्मा, अपनी असली पहचान कैसे खोजता है। ये एक बहुत बड़े बदलाव की कहानी है। मौर्य साम्राज्य की कहानी असल में दो बहुत ताकतवर आइडियाज के बीच की एक कशमकश है। एक तरफ है तलवार के दम पर जीत और दूसरी तरफ है धर्म यानी उसूलों के रास्ते पर चलकर जीत। और यही वो नाटकीय बदलाव है जो इस साम्राज्य की पूरी विरासत को तय करेगा। हर बड़े साम्राज्य का जन्म, जानते हैं, एक खास मौके पर होता है। मौर्यों के लिए ये मौका तब बना जब अलेक्जेंडर द ग्रेट के हमले ने उत्तरी भारत में उथल-पुथल मचा दी। उसने एक खालीपन, एक पावर वैक्यूम पैदा कर दिया, एक नए महत्वाकांक्षी लीडर के उभरने के लिए बिल्कुल सही माहौल। और इसी खालीपन को भरने के लिए सामने आए चंद्रगुप्त मौर्य। ये लगभग 321 ईसा पूर्व की बात है, जब उन्होंने एक बहुत ही साहसी कदम उठाते हुए उस समय के अलोकप्रिय नंदवंश को उखाड़ फेंका। और बस इसी एक कदम ने इतिहास का रुख हमेशा के लिए मोड़ दिया। कहते हैं ना, हर महान काम के पीछे एक जबरदस्त जोड़ी होती है। मौर्य साम्राज्य के लिए ये जोड़ी थी चंद्रगुप्त की, जो एक आक्रामक सीईओ की तरह थे, और उनके मुख्य रणनीतिकार चाणक्य की, जिन्होंने इस साम्राज्य की नींव का नक्शा तैयार किया। तो देखिए, इस साम्राज्य को असल में 3 पीढ़ियों ने बनाया और हर किसी का रोल एकदम अलग था। पहले आए चंद्रगुप्त यानी विजेता, जिन्होंने पूरे उत्तरी भारत को एक झंडे के नीचे ला दिया। फिर उनके बेटे बिंदुसार, जिन्होंने साम्राज्य को और मजबूत किया और दक्षिण तक फैलाया। और फिर आए उनके पोते अशोक, और उन्होंने तो आकर सब कुछ ही बदल दिया। चाणक्य की मशहूर किताब अर्थशास्त्र कोई फिलॉसफी की किताब नहीं थी। नहीं, वो तो साम्राज्य चलाने के लिए एक प्रैक्टिकल प्लेबुक थी, एक तरह की रूल बुक, जिसमें टैक्स वसूलने से लेकर जासूसी तक एक बहुत ही कुशल और सेंट्रलाइज्ड राज्य बनाने के लिए सब कुछ था। अब मजे की बात यह है कि हमारे पास मौर्य काल के जीवन की 2 बिल्कुल अलग-अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ चाणक्य का अर्थशास्त्र है, जो एक कठोर, नियंत्रित राज्य के बारे में बताता है। वहीं दूसरी तरफ एक यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपनी किताब इंडिका में आलीशान महलों और एक आदर्श समाज की तस्वीर पेश की। सच्चाई हमेशा की तरह शायद इन दोनों के कहीं बीच में ही है। लेकिन ये शुरुआती किस्से तो साम्राज्य के सबसे नाटकीय अध्याय की बस एक प्रस्तावना थे। वो अध्याय जिसे अशोक लिखने वाले थे। आज हम अशोक को जिस तरह से जानते हैं, एक महान सुधारक, लेकिन वो हमेशा से ऐसे नहीं थे। असल में अपने बदलाव से पहले उनकी प्रतिष्ठा बिल्कुल अलग थी। उन्हें चंडाशोक कहा जाता था, मतलब अशोक द क्रूअल, एक ऐसा बेरहम शासक जिसकी महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं थी। और फिर आया साल 261 ईसा पूर्व और कलिंग का युद्ध। इस क्रूर अभियान ने मौर्य साम्राज्य को उसकी सबसे बड़ी सीमा तक तो पहुंचा दिया, लेकिन इसकी जो कीमत चुकानी पड़ी, उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। कलिंग में जो तबाही हुई, उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि लाखों लोग या तो मारे गए या बेघर हो गए। और जब अशोक ने अपनी जीत के बाद उस युद्ध के मैदान को देखा, तो उस विनाश को देखकर वो अंदर तक हिल गए। बस यही वो पल था, वो टर्निंग पॉइंट। उस जंग के मैदान पर अशोक का दिल और दिमाग पूरी तरह बदल गया। उन्होंने हिंसा को हमेशा के लिए त्याग दिया। हम कह सकते हैं कि चंडाशोक वहीं मर गया और एक बिल्कुल नए लीडर का जन्म हुआ। इसके बाद जो हुआ वैसा इतिहास में शायद ही कभी हुआ हो। अशोक ने अपने पूरे साम्राज्य को एक नए मिशन पर लगा दिया, बिल्कुल एक बड़ी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पहल की तरह। अब शासन तलवार से नहीं, बल्कि विवेक और उसूलों से चलने वाला था। और ये नई सोच थी धम्म। अब देखिए, धम्म कोई एक धर्म नहीं था, ये एक नैतिक संहिता थी, एक जीने का तरीका जो सहिष्णुता, अहिंसा और सभी जीवों के प्रति सम्मान की बात करता था। इसका मकसद था एक बेहतर, एक दयालु समाज बनाना। और ये सिर्फ बातें नहीं थीं, अशोक ने इसे हकीकत में बदलने के लिए पूरा प्लान बनाया। उन्होंने खास मंत्री नियुक्त किए, जिन्हें धम्म महामत्त कहा गया।
उन्होंने अपने संदेश पत्थर के खंभों पर खुदवाए, जो आज भी मिलते हैं। और तो और उन्होंने अपने दूतों को सीमाओं के पार भी भेजा। उनकी ये पूरी सोच उनके इस एक प्रसिद्ध कथन में साफ दिखती है, सभी मनुष्य मेरी संतान हैं। मतलब वो खुद को सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि अपनी प्रजा का पिता मानते थे, जिनकी देखभाल करना उनका फर्ज था। अशोक का प्रभाव बहुत गहरा और स्थायी रहा। उन्होंने बौद्ध धर्म को एक स्थानीय पंथ से एक विश्व धर्म बनाने में मदद की। उनकी पत्थर की वास्तुकला और कला आज भी भारत की पहचान का एक अहम हिस्सा है। हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक है, सारनाथ का सिंह स्तंभ, वो भी उन्हीं की देन है। लेकिन जैसा कि होता है, हर साम्राज्य का एक अंत होता है। मौर्य साम्राज्य का भी हुआ, पर इसकी कहानी इसके खत्म होने पर खत्म नहीं होती। अशोक की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी उतने मजबूत नहीं थे और साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा। और फिर करीब 185 ईसा पूर्व में आखिरी मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसी के सेनापति ने कर दी, और इसी के साथ भारत के पहले महान साम्राज्य का औपचारिक रूप से अंत हो गया। लेकिन ये है सबसे जरूरी बात, भले ही राजवंश खत्म हो गया, पर उनका बनाया हुआ ढांचा, एक एकीकृत सेंट्रलाइज्ड राज्य का जो ब्लूप्रिंट उन्होंने तैयार किया, वो जिंदा रहा और आने वाली सदियों तक भारत के दूसरे साम्राज्यों के लिए ये एक मॉडल बना रहा। तो आखिर में मौर्यों की ये कहानी हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है, एक ऐसा सवाल जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है कि असली ताकत किस चीज से बनती है, सेनाओं और जीत से या फिर विचारों और उसूलों से।